नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे यहाँ पर तैयारी करवाते हैं हम आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपको हमारा काम पसंद आता है साथियों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन उसका टाइम टू टाइम आप सभी को मिल सके। उसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी साथियों हिस्ट्री यूजीसी नेट JRF/फिलर फोरम के नाम से हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हम अपडेट्स, पोल क्वेश्चंस, PDF नोट्स वगैरह डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है एग्जाम के करंट पैटर्न के हिसाब से। तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं चीज़ों को और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सब कुछ फ्री है हमारी तरफ से आप सभी के लिए। तो हमारा फिलहाल सेशन चल रहा है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, जो करंट एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उनकी सीरीज हम चला रहे हैं यहाँ पर। तो उसी संदर्भ में आज की ये वीडियो है। तो इसका जो आज का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि शेरशाह सूरी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। शेरशाह सूरी के बारे में 4 कथन दिए हुए, इन चारों में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों के में से तो बताइए ज़रा क्या था, कौन से कथन जो है सही हैं। असत्य कथन चलना चूज करना था, सॉरी गलत कथन कौन सा है। जो जो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से जो है गलत कथन कौन कौन से वो आपने चूज करके राइट आंसर पुटअप करना है। राइट आंसर के लिए सभी को पता होगा 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड के अंदर आपने अपना ऑप्शन चूज करके पुटअप करना होता है कमेंट बॉक्स के माध्यम। तो बताइए साथ इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन कौन से कथन हैं जो गलत हैं, ये चूज करना आपने। ये हमारा वैसे क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है, वैसे टोटल क्वेश्चन नंबर 74 है। 100 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं हम। 100 क्वेश्चन में से ये थर्ड वीडियो है हमारी। क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों गलत है, बाकी ये आपका ठीक है कि इस समय इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। पढ़ा लिखा बंदा था यार वैसे तो ये। आगे कहता है कि यह मकबरा अष्टकोणीय है और झील के बीच में एक चबूतरे पर स्थित है। कनिंघम ने इसे ताजमहल से श्रेष्ठ माना है। बताइए साथी किसके मकबरे की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 76 जो है इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का सासाराम का मकबरा। सासाराम जो है आपके बिहार में है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है झील के अंदर और बीच में से एक रास्ता गया हुआ है इसके लिए, सासाराम मकबरे के लिए, और यहाँ पर एक मकबरा है इसका चबूतरे के ऊपर। आगे क्वेश्चन कहता है 77 कि न्याय धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे उत्तम है तथा कोई भी पूजा न्याय की बराबरी नहीं कर सकती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों इसका एक समान अनुमोदन करते हैं। यह कथन किसका है, बताइए साथियों किसने कहा था। ये आपका स्टेटमेंट आ गया है, स्टेटमेंट आ गई है और ये आपका हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा।
तो 77 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के बारे में बात हो रही है। आगे कहता है कि किसने उदारवादियों की नीतियों को अवसरवादी आंदोलन कहा? अधिक से अधिक ऐसे पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिला है। कुछ लोगों को देशभक्त के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिल गया है। क्या बात है, बताइए साथी किसने कहा था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने उदारवादियों की नीतियों की आलोचना की थी और उसके अवसरवादी आंदोलन कहा था, और कहा था कि अधिक से अधिक ऐसे पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिला है और कुछ लोगों को देशभक्त के नाम पे एक व्यापार करने का, धंधा करने का अवसर मिल गया है। जैसे आज भी बीजेपी के नाम पे बोला जाता है ना, अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं बीजेपी की। बीजेपी तो एक ऐसी त्रिवेणी गंगा हो गई है, त्रिवेणी नदी हो गई है कि उसमें जो भी अपराधी या प्रवृत्ति का इंसान या जो भी राजनेता जो जिसके ऊपर करप्शन का आरोप लगे होते हैं या जो जिसने भी गड़बड़ की होती है वो बीजेपी को ज्वाइन कर लो, यानी कि बीजेपी नामक त्रिवेणी गंगा में डुबकी लगा लो, उसके बाद उसके सारे पाप साफ हो जाते हैं। तो ये वो बात हो गई। तो बताइए साथियों किसने कहा ये? किसकी स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने कहा है। सब भाई आगे कहता है 79 कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक जीवन कांग्रेस के किस अधिवेशन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रारंभ हुआ? तिलक की बात हो रही है भाई। उन्होंने इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट रेजोल्यूशन को परिवर्तित करने पर बल दिया था। ये आर्मी एक्ट नहीं, ये आर्म्स एक्ट होगा। आर्म्स एक्ट हथियारों से संबंधित होता है, आर्म्स एक्ट। इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप। तो कौन से अधिवेशन के बाद कांग्रेस में क्या बोलते हैं आपके तिलक जी का राजनीतिक जो है वो हुआ था, राजनीतिक जीवन का प्रारंभ? ध्यान देने योग्य बात है तिलक ने कभी भी किसी भी क्या बोलते कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। इन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो बताइए किसने कहा तिलक के बारे में कि भारतीय शांति का अशांति का अग्रदूत? हाँ, भारतीय अशांति का अग्रदूत तिलक के बारे में किसने कहा? आपके लिए एक और क्वेश्चन आज का, और क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन 1891 में तिलक ने आपके कांग्रेस के अधिवेशन की सदस्यता ग्रहण की थी। नागपुर जो अधिवेशन होता है 1891 में, यहाँ पर तिलक ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, मेंबर बन गए, सदस्य बन गए थे उसके। आगे कहता है कि किसने कहा था कि अंग्रेज हो या मुसलमान यदि वह देश की जनता के लिए हित में काम करता है तो वह हमारे लिए पराया नहीं है। इस परायेपन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है, यह सीधे सीधे हितों से जुड़ा हुआ राष्ट्र हित होना चाहिए। यहाँ पे यह सीधा सीधा राष्ट्र हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बताइए किसने कहा था? क्योंकि कुछ अंग्रेज भी तो हिंदुस्तानियों के साथ समर्थन में थे ना साथियों। कुछ ब्रिटिशर्स जो थे नामचारे के चुनिंदा लोग, वो भारतीयों के साथ भारतीयों के समर्थन में थे और उन्होंने लड़ाई भी लड़ी इस चीज़ को लेकर के। तो अच्छे और बुरे हालांकि हर एक जगह होते हैं। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका? किसने कहा इसके ये स्टेटमेंट जो किसकी दी? ये आपकी फिर दोबारा से क्वेश्चन आ गया है हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? लगभग एक बात और बताता हूँ, ये नेट का आया क्वेश्चन है, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था उस समय 80 का। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हालांकि कई कुछ जगहों पर आपका इसका आंसर आपको एनी बेसेंट पर मिल सकता है।
आगे कहता है कि लाला लाजपत राय स्वराज पार्टी के माध्यम से केंद्रीय विधानसभा में विधान परिषद में पहुंचे, किंतु उनका किससे मतभेद होने के कारण वे स्वराज पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट नामक पार्टी की स्थापना की। उन्होंने लाला लाजपत राय की बात हो रही, बताइए साथियों, किसके साथ उनका मतभेद हो गया था? उनकी बनी नहीं थी, खटपट हो गई थी, हैं, वैचारिक मतभेद हो गए थे उनके। तो किस लीडर के साथ उनके मतभेद हो गए थे जिसके बाद उन्होंने स्वराज पार्टी छोड़ दी थी और नेशनलिस्ट नामक पार्टी की स्थापना की थी? वो कौन थे? बताइए 81 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? एट्टी वन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। पैसे वाला था, वकील था हालांकि ये भी। आ गया था कि महात्मा गांधी ने अफ्रीका में कितने वर्ष व्यतीत किए? महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे? इसको छोड़ दो। महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे, बताइए साथियों? एटी टू का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? तो 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 सालों तक रहे थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आ गए थे। 15 में से 22 आप घटा लीजिए, ये आपका पड़ेगा 15 और 5 20 93। तो 1893 से लेकर के 1915 के बीच में रहे थे, यानी टोटल 22 साल हो जाएंगे आपके। क्लियर? चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अच्छे से देख लिया करो, अलग अलग मत देखा करो, चीज़ों को समग्र रूप से देखा करो, ओवरऑल क्या मामला चलता है। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इजी क्वेश्चन को आप इजी से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, समस्याएँ आएंगी आपके सामने। अभी भी समय मिल गया आपको। तो आगे कहता है कि 83 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों आपको। भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण की बात हो रही है, यानी कि उदारवादी चरण बोले तो आपका 1885 की स्थापना से लेकर के 1905, ठीक है, और 1905 से लेकर के 1915 तक आता आपका गर्मवादियों का चल समय, और 1915 के बाद 1948 तक 47 तक आ गया था आपका गांधीवादी चरण। 3 चरण हुए हैं कांग्रेस के, ध्यान से देख लीजिए अपना, ठीक है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग। तो बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई, किसे दी गई थी भारतीय ग्लैडस्टोन? 83। वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नारोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा गया, भारतीय ग्लैडस्टोन या ग्रैंड ओल्ड मैन, महान पुराने आदमी। कहता है कि अमीर खुसरो ने की अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? बताइए बताइए साथियों, अमीर खुसरो की अपनी रचना आशिका, ओए होए होए क्या बात है, चेहरा ही खिल जाता है भाई साहब आशिका का नाम सुनते हैं ना। तो बताइए अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? बताइए साथियों। एट्टी 84 का जो राइट आंसर होगा आपका, फटाफट बताइए साथियों क्या होगा? वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, खिजर खां। ये अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था, खिजर खां, ठीक है। इसी को अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण अभियान का जीतने के लिए जब दिया था, तो वहाँ से वो जो उसने मलिक काफूर ने हमला किया दक्षिण भारत पे, तो उसको जीता था ना उसने,
कौन सा राजा था वो? रामचंद्र देव था, राय रायन था, उसी की एक बेटी थी देवल देवी और खिजर खां। देवल देवी और खिजर खां की प्रेम कहानी है उसमें। देवल देवी और खिजर खां की प्रेम कहानी है किसमें? आशिका। ओए होए होए होए, क्या बात! देवी जबरदस्ती शादी करा दी इसके साथ में, इसके क्या करेगा बंदा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 85 के निम्न में से किस महानिदेशक के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बाहर के, यहाँ पे में आएगा भाई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में, के को छोड़ दो, बाहर के व्यक्तियों को भी भारत में अनुत्खनन एवं अनुसंधान करने की अनुमति दे दी गई थी? कौन से स्कॉलर ने करा था ऐसा, बताइए साथियों। कौन से डायरेक्टर थे ASI के, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के? कब गठन हुआ था पता होना चाहिए, 1861 में गठन हुआ था इसका। पहले इसके डायरेक्टर थे आपके कनिंघम महोदय। तो बताइए किसने अनुमति दी थी बाहर के लोगों को रिसर्च करने की भारत में? 85। अब तो बता दो यार, इजी क्वेश्चन कर दिया था तो मैं तो डिटेल बताता हूँ आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिया हुआ भैया आपका ऑप्शन नंबर डी, जयराम साहनी के टाइम पीरियड में। तो बताइए जयराम साहनी के टाइम पीरियड में इनके हेड कौन थे? कहता है कि पुरातत्व में उत्खनन का विशेष महत्व है, इसके द्वारा छुपी हुई पुरावस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। वैज्ञानिक तकनीक विकसित होने के फलस्वरूप उत्खनन की दो विधियां व्यवहार में लाई जाती है, लंबवत और क्षैतिज उत्खनन। लंबा उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस स्थल की खुदाई में हुआ था? बताइए साथी, पर मैं बताता हूँ इसकी डिटेल राम कहानी क्या है इसकी। पहला आंसर बताइए फटाफट। तो इसका जो 86 का जो राइट आंसर है साथी वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। ठीक है, देखिए साथियों क्या होता है कि उत्खनन की ना दो विधियाँ होती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी क्षैतिज उत्खनन और एक होता है आपका लंबवत उत्खनन। तो लंबवत जो होता है ना वो होता है आपका कुएं की तरह, यानी कि ऊपर से नीचे। मान लीजिए ये ले आपकी कोई ज़मीन का है, यहाँ पे खुदाई करनी है हमने, तो ऊपर से जो खोद देंगे ना, खोदते हुए लेकर के आएंगे हैं, तो यहाँ ये जो कुएं की तरह ऊपर से नीचे तक खोदा जाता है, इसे कहते हैं लंबवत। ठीक है, यूँ। तो इससे क्या होता है, सभ्यताओं के कालक्रम को पता लगता है। लेयर्स आ जाएंगी, एक यूँ लेयर आ गई, इसके बीच में फिर ये लेयर आ गई, फिर ये लेयर आ गई है, इसी प्रकार से फिर एक होता है क्षैतिज उत्खनन, यानी कि भूमि के चारों तरफ खुदाई करना। यानी कि ये तो होगी नीचे ऊपर से नीचे, एक होता है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, यानी कि ओवरऑल ऊपर चार तरफ का पैमाना खोद कर देखना, जगह जगह यहाँ खोदा, यहाँ खोदा, यहाँ खोदा, यहाँ खोदा, जगह जगह खोद देखते हैं ना, उसे कहा जाता है क्षैतिज उत्खनन। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता है आपका लंबवत, ये वाला कुएं की तरह है, और हॉरिजॉन्टल होता है आपका ये वाला, ऊपर सतहों के ऊपर खुदाई करना। दो है। सबसे पहले तक्षशिला में किया गया इस चीज़ का उपयोग। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए अब तो। हाय हेलो इमोजी वगैरह बहुत भेज दिया करो यार, हंसी खुशी की। कुछ अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगे। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए साथियों, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 4 टेक्निकल लैंग्वेज दी हुई है और उसके बाद उनकी डिटेल दी गई है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है सही हैं। बताइए साथियों 87 का राइट आंसर क्या होगा?
87 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 और 4, यानी कि टोपोनोमी जगह के स्थलों का नामों का अध्ययन और एपिग्राफी होता है आपका प्राचीन शिलालेख और अभिलेखों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेख 457 स्थानों से प्राप्त होते हैं, अभिलेखों की संख्या कितनी है, टोटल अभिलेख कितने मिले, यानी कि अभिलेख की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए साथियों आप इसके ऊपर। अशोक के अभिलेख जो मिले 457 स्थानों से प्राप्त होते हैं, टोटल संख्या कितनी उन अभिलेखों की बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? एटी 88 का जो राइट आंसर होगा आपका साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 150 संख्या है अभिलेखों की, टोटल संख्या कितनी है 150। आगे चलते हैं। 89 कहता है कि निम्न में से किन अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है? अशोक और नहीं, देवा नाम देवम पी है तो अलग है, ओनली अशोक ही नाम मिलता है उसका इंडिविजुअली। तो पता है साथियों 89 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मास्की से, उदयगोलम से, गुर्जरा से और कालसी अभिलेख, जो ये दो चारों अभिलेख यहाँ से अशोक का इंडिविजुअल अशोक नाम मिलता हमें। गड़बड़ हो गई साथी, पॉज कर दिया था बीच में, काफ़ी क्वेश्चन छूट गए। चलो कोई नहीं, अब तो हो गया तो क्या कर सकते हैं यार, ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ के ऊपर यार, लॉस हो गया। खैर क्या करें, अब हो गया तो हो गया भाई, पता भी नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ था कहाँ से नहीं, देख लेना यार, करना मैनेज प्लीज़। बीच में कुछ गड़बड़ होगी, मैंने पॉज कर दिया और वो पॉज ही रहा। तो 96 का जो राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा? जरीन मीनार किसे कहा जाता है? 96 का जो राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख जो 2000 वर्षों के इतिहास तथा 3 सम्राटों का प्रतिनिधित्व करता है, हाँ बताइए साथियों कौन सा कैसा अभिलेख आपका सम्राट अशोक का जिसमें कि 3 राजाओं के नाम मिलते हैं? तो 97 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 97 और ए, प्रयाग स्तंभ लेख। आगे कहता है कि अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में निम्न में से किस शासक के अभिलेख मिलते हैं?
कौन कौन से शासकों के अभिलेख मिलते हैं हमें दिल्ली के अशोक का दिल्ली रोपरा स्तंभ लेख में? तो 98 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, यानी कि अशोक का और विग्रहराज चतुर्थ का। कहता है कि अशोक के स्तंभ लेख में सबसे सुंदर था सबसे सुरक्षित लेख कौन सा है? बताइए कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, लौरिया अरराज स्तंभ लेख, लौरिया रामपुरवा स्तंभ लेख या सांची का स्तंभ लेख, कौन सा सबसे सुंदर है? $99 क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट, जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लौरिया नंदन का स्तंभ लेख है, ये सबसे सुरक्षित है, सबसे सुंदर। अरे यार तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। कन्नड़ कहता है निम्न में से फायान वेदसांग एवं इसी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लो यार इसको एक एक 1 बाय 1 करके। कहता है कि इन तीनों ने अपने संस्मरण लिखे तथा इनका जिनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, तीनों ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किया और यहाँ की भाषा सीखी, तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। फाहियान वैसे ने किसी शासकों का उल्लेख नहीं किया किंतु वेदसांग ने हर्ष का उल्लेख किया, तो इनमें से कौन से एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं बताइए? अब देख लो आप अच्छे से। बताइए कौन सा राइट आंसर हो साथियों। क्वेश्चन 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 100 का राइट आंसर बताइए साथी क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीनों ने सारे देश का भ्रमण किया। ये बिल्कुल नहीं किया, सारे देश का भ्रमण नहीं किया, कुछ जगहों का किया था।